फिर एविडेंस एक्ट बना दिया, फिर उनको लगा कि नहीं यहां की जमीनों पे भी कब्जा करना है। 1894 में एक लैंड एक्विजिशन एक्ट लाए, पूरे देश में सिविल लाइन का निर्माण किया। आप सिविल लाइन में जाके देखिए वहां की जमीनों पे किसका कितना ज्यादा कब्जा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे करते चले गए, करते गए। तो कायदे से जब यह संविधान लागू हुआ और हमारे पूर्वजों ने शपथ लेना शुरू किया, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। सबकी शपथ यही है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक, मंत्री, सबकी शपथ यही है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। जिसकी शपथ ली जाती है ना, उसी की इच्छा के अनुसार कार्य किया जाता है। जैसे कह रहे हम पिताजी की शपथ लेता हूं, इसका मतलब पिताजी की इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा। मैं माताजी की शपथ लेता हूं, यानी माता की इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा। अब हमारे संविधान में लिखा है मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, यानी मैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा। ईश्वर की इच्छा के अनुसार क्या कार्य करूंगा? तो मैंने पहले ही बता दिया, धर्म की जय करूंगा, धर्म का नाश करूंगा, प्राणियों में सद्भावना स्थापित करूंगा, विश्व का कल्याण करूंगा। तो दो काम सबसे पहले करना चाहिए था। शिक्षा व्यवस्था, मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए था और मैकाले के जुडिशियल सिस्टम को बदलना चाहिए था। दुर्भाग्यवश न मैकाले की शिक्षा व्यवस्था बदली गई, न मैकाले का जुडिशियल सिस्टम बदला गया, इसलिए वो स्थितियां कंटिन्यू रही। आज भारत में अगर हम दुनिया में किसी मामले में पीछे हैं, दुनिया में किसी भी मामले में, मैं सारे कहां कहां पीछे हैं कहां कहां आगे उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम कहीं पीछे हैं या कोई समस्या है तो उसके लिए मैं बहुत हद तक भारत की न्यायिक व्यवस्था को जिम्मेदार मानता हूं, बहुत हद तक। और न्यायिक व्यवस्था से ज्यादा कानून को जिम्मेदार मानता हूं। तो तरीका यह था कि 1950 में सारे अंग्रेजी कानूनों को खत्म कर देना चाहिए था, अपनी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना चाहिए था, अपनी पुलिस व्यवस्था स्थापित करना चाहिए था, अपनी न्यायिक व्यवस्था स्थापित करना चाहिए था। वो काम नहीं हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, पिछले 10 साल में उन्होंने लगभग 1600 अंग्रेजी कानून खत्म किए हैं। शिक्षा व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव शुरू हुआ है। अभी रिसेंटली इंडियन पिनल कोड को बदलने की बिल पेश हो गया है, एविडेंस एक्ट को भी बदलने के लिए बिल पेश हो गया है। तो कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, लेकिन मेरा यह मानना देर हुआ है। कायदे से यह सब काम 1950 से 60 में होना चाहिए था। हमने 125 बार संविधान बदल दिया, लेकिन 20% संविधान को लागू ही नहीं किया। जब संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू मेक ए सोवरेन भारत। कैसा भारत? सोवरेन का मतलब क्या हुआ? संप्रभु भारत। संप्रभु का मतलब अब कुछ भी गुलामी का नहीं रहेगा। न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था होगी, न गुलामी की कर व्यवस्था होगी, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होगी, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, न गुलामी की टैक्स सिस्टम होगा। कुछ भी गुलामी का नहीं होगा। तभी तो हुआ संप्रभु। एक्चुअल में संप्रभुता पे कभी गंभीरता के साथ चर्चा ही नहीं हुई। मैं विदेशी चीजों की नकल करने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक बार तुलना तो करना चाहिए ना कि हमारा सिस्टम अच्छा है या विदेश वाला सिस्टम अच्छा है, हमारा संस्कार अच्छा है या विदेश का संस्कार अच्छा है, हमारी प्रथा अच्छी है या विदेश की प्रथा अच्छी है, हमारा जीवन जीने का तरीका अच्छा है या विदेश का जीवन जीने का तरीका अच्छा है, हमारी जीवन शैली अच्छी है या विदेश की जीवन शैली अच्छी है। उल्टा बहुत सारे समाज में जहर घोले गए, ठीक संविधान की भावना के खिलाफ। कई बार तो हमारे नीति नियंताओं ने, जिनकी ड्यूटी थी कि संविधान को लागू करते, उन्होंने इस संविधान को जूते से रगड़ दिया, कई बार रगड़ा। और जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के लिए कानून बनाए थे, वैसे बाद की सरकारों ने भी नहीं बनाया, बहुत सारे कानून बनाए। 1800 डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया। डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत 1836 में पारसी मैरिज एक्ट बनाया।
डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत 1837 में शरीयत एक्ट बनाया। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बनाते चले गए। लेकिन पता नहीं हमारे देश को लूटने के लिए 1863 में, मैंने आपको पहले बताया था, इंडाउमेंट एक्ट बनाया, मठ मंदिर कंट्रोल कर लिए पूरे। उसको अंडू करने की बजाय, उसको खत्म करने की बजाय हमारी सरकारों ने उसको कंटिन्यू किया। अब थोड़ा सा उस पर काम शुरू हुआ, और इनफैक्ट सरकारों ने अगर गलत काम नहीं किया होता तो हम आपके सामने भी नहीं होते। मैं अच्छा खासा एक शांति के साथ इंजीनियर बन के अपनी नौकरी कर रहा था। मैं मारुति में था। पहले मारुति गवर्नमेंट की कंपनी थी, इसका नाम था मारुति उद्योग लिमिटेड। मैं डेली देखता था कि क्या हो रहा है, संसद में किस बात पे चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में क्या चर्चा हो रही है। एक पेपर पढ़ता था, मुझे लगा कि नहीं, जो मेरे मन में चल रहा है वो क्या पता इस पेपर में न निकलता हो। मैंने 2 पेपर लगा लिया। हमने कहा देखे अब कुछ होगा। 1 साल 2 पेपर पढ़ा, तब भी कुछ नहीं निकला। फिर 1 पेपर और लगा लिया। 3 पेपर हमने 3 साल तक पढ़ा, लगा कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि अब चलो आप क्लास में चलते हैं। तो मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी और आप लोगों की तरह मैं वकालत करने आया। वकालत किया, और फिर जो मेरे मन में था, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना। संयोग से मुझे राम जेठमलानी जी मेरे प्रथम गुरु के रूप में मुझे मिल गए। तो मैंने उनसे थोड़ा क्रिमिनल लॉ सीखा, कॉन्स्टिट्यूशन सीखा। 2 साल उनके साथ काम किया। अब वो कभी जिसने तंदूर में जलाया था, कभी उसकी फाइल मुझे पढ़ने को दे दे, कभी किसी आतंकवादी की फाइल उठा के पढ़ने को दे दे, बोले इस पर रिसर्च करो। 2 साल बहुत बार बोला, हमने कहा सर मैं इस काम के लिए नहीं आया हूं, हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है। तो फिर मैंने उनका साथ भी छोड़ा, फिर पीआईएल के लिए अपना काम शुरू किया। मेरा यह मानना है कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। केवल जो आपदाएं हैं, भूकंप, सुनामी, बाढ़, दैहिक जो समस्याएं हैं, दैविक जो समस्याएं हैं, इसको छोड़ के 80% समस्याओं का समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। 20% बीमारी का इलाज सुप्रीम कोर्ट में है, 80% बीमारी का इलाज संसद में है। उस पर चर्चा नहीं हुई, तो प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी जग रहे हैं, देश का युवा भी जग रहा है। ऐसे जगह जगह सेमिनार हो रहे हैं। स्वामी जी ने इसमें बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई है, लगातार वो भी इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, आप सब लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि अगले 5 साल में भारत में बहुत कुछ बदलेगा। सरकार भी प्रयासरत है, कानूनों को बदल रही है, लोगों से बात कर रही है, चर्चा कर रही है। उदाहरण के लिए, हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जाति का जहर। है कि नहीं? जातिवाद है कि नहीं? भाषावाद है कि नहीं? क्षेत्रवाद है कि नहीं? है ना। और हमारा संविधान कहता है प्रियम्बल में, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, भाईचारा बढ़ाइए, देश की एकता अखंडता मजबूत करिए। जो बीमारी जहां से आती है ना, वहीं से निकलती है। कास्टिज्म सिस्टम 2000 साल पुराना। उसके पहले हमारे भारत में जाति थी ही नहीं। उसके पहले कोई जाति थी ही नहीं। काम के आधार पर लोग अपना टाइटल यूज करते थे। जो तेल निकालने का काम करते थे तेली कहलाते थे, नाव चलाने वाले नाविक कहलाते थे। इस तरीके से था, लेकिन कोई कास्टिज्म सिस्टम नहीं था। लेकिन एक परंपरा हमारे देश में बहुत पहले से चल रही है। इनफैक्ट वर्ण व्यवस्था से भी पुरानी परंपरा है। वो परंपरा है गोत्र व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से 4 वर्ण बाद में बने हैं, उसके पहले गोत्र सिस्टम चालू हो गया। गोत्र सिस्टम क्या है? ऋषियों के आश्रम से जुड़े हुए सारे लोग उसको अपना सरनेम लगाते थे। भार्गव ऋषि से जुड़े हुए भार्गव जी के आश्रम में जितने लोग आते थे, चाहे वो कथा सुनने आ रहे हो, या वहां कुछ दान देने आ रहे हो, या उस आश्रम में कोई गाय का दूध निकालने वाला है, या उस आश्रम में कोई गाय की सेवा करने वाला है, या उस आश्रम में कोई भोजन बनाने वाला है, जो भी उस आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो क्या बन गया? भार्गव। ऐसे गर्ग ऋषि के आश्रम में जो कनेक्टेड लोग थे वो सारे बन गए गर्ग। भारद्वाज जी के ऋषि से कनेक्टेड लोग सब बन गए भारद्वाज। कश्यप ऋषि से कनेक्टेड सारे लोग बन गए कश्यप। हमारे देश में गोत्र व्यवस्था थी। गोत्र व्यवस्था का फायदा यह था
ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। आपकी आर्थिक क्षमता कुछ भी हो, आपका काम कुछ भी हो, चूंकि आप उस आश्रम से जुड़े हुए हैं, आप वही सरनेम लगाते हैं, तो भेदभाव खत्म। संविधान कहता है जातिवाद खत्म करो। और अगर आप देखिए तो भारत में जो गोत्र है वो सभी जातियों में कॉमन है। जैसे मैं भारद्वाज हूं, मैं ब्राह्मण हूं। अयोध्या के पास के बहुत सारे भारद्वाज क्षत्रिय हैं। मुजफ्फरनगर के पास के बहुत सारे भारद्वाज जाट हैं। हरियाणा के यमुनानगर में सैनी जो सब्जी उब्जी का काम करते हैं वो भी भारद्वाज है। तो यानी ब्राह्मण भी भारद्वाज, क्षत्रिय भी भारद्वाज, वैश्य भी भारद्वाज, दलित भी भारद्वाज। ऐसे कश्यप में है, ऐसे वत्स में है, ऐसे वशिष्ठ में है, ऐसे अंगिरा में है, जितने भी गोत्र हैं सारे वर्णों में है। यानी अगर हमारी सरकारों ने सरकारी कागजों में जाति पूछने की बजाय गोत्र पूछना शुरू किया होता तो जातिवाद का जहर बहुत कम हो गया होता, लोगों में एकता पहले से बढ़ गई होती कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या भाषावाद है। भाषा के आधार पर लोग लड़े जा रहे हैं। बंगाली हिंदी वाले से लड़ रहा है, तमिलनाडु वाले हिंदी वाले से लड़ रहे हैं आपस में। जो गोत्र तमिलियन का है वही गोत्र कश्मीरियों का है, वही गोत्र असमियों का है, वही गोत्र बिहारियों का है, वही गोत्र बंगालियों का है, वही हरियाणियों का है, वही पंजाबियों का है, वही हमारे जैसे उत्तर प्रदेश के रहने वालों का है। जाति की बजाय अगर हमने गोत्र लगाया होता, भाषावाद कम होता कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। पंथवाद, पंथ आपस में लड़े जा रहे हैं। जो गोत्र जैन का है वही गोत्र बौद्ध का है, वही गोत्र सिख का है, वही गोत्र हिंदू का है। और हमारे जो मुस्लिम परिवार जो बहुत पुराने से जानते हैं अपनी जड़ों को, इनफैक्ट वही गोत्र उनमें भी है। पंथ अलग हो गया, पूजा पद्धति अलग हो गई, गोत्र पता है लोगों। अगर हमने गोत्र सिस्टम इंप्लीमेंट किया होता तो पंथवाद भी खत्म होता। हमने गोत्र सिस्टम इंप्लीमेंट किया होता तो क्षेत्रवाद खत्म होता, क्योंकि कश्मीर से केरल तक गोत्र कॉमन है, श्रीनगर से श्रीगंगानगर तक गोत्र कॉमन है, कच्छ से कामरूप तक गोत्र कॉमन है। और सबसे बड़ी बात यह, शादी विवाह में कितना आसान होता, आप देखिए इसको जरा। अभी हम शादी विवाह करते हैं तो ये कहते हैं बस अपनी जाति में करना है। गोत्र में इसका उल्टा होता है, अपने गोत्र में नहीं करना, बाकी सब में करना। अभी शादी विवाह क्या, किसी और जाति में नहीं करना, केवल अपने वाली में करना। दोनों में सोच अलग हो गई कि नहीं हो गई? अगर हम भारद्वाज हैं तो हम भारद्वाज में नहीं करेंगे, बाकी के 99 गोत्र में शादी करेंगे। अभी उल्टा चल रहा है, अभी हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण में ही शादी करेंगे, बाकी 10,000 जातियों में नहीं करेंगे। अगर हमने गोत्र सिस्टम इंप्लीमेंट किया होता तो भारत जो 10,000 जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है, यह 100 गोत्रों में एक हो गया होता। अगर हमने गोत्र सिस्टम इंप्लीमेंट किया होता तो जो लगभग 25 भाषाओं में जो भारत बटा हुआ है, यह एक हो गया होता। क्षेत्रवाद खत्म होता, जातिवाद खत्म होता, भाषावाद खत्म होता, पंथवाद खत्म होता। एक और बड़ी मिस्टेक, हमने सरकारी कागजों में पहली बात तो जाति की बजाय, गोत्र की बजाय जाति पूछना शुरू किया।